हाय स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा क्लास 11th हिंदी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस 21-22 के सेशन के लिए। ये क्वेश्चन अभिव्यक्ति और माध्यम बुक से आपके लिए गए हैं। बाकी बुक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे चैनल के साथ, बस आपको जुड़े रहना है। चलो शुरू करते हैं। मैं हूँ अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। हाँ, एक चीज़ काम की है जो कि मैं आपको बता देता हूँ। ये सारे क्वेश्चन आपको लिखे हुए मिलेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें, सिलेबस आपका अपडेट किया गया है हरियाणा बोर्ड का, और जो है क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएंगे लास्ट ईयर्स के। तो वो सारी चीज़ें आप जो है वेबसाइट के ऊपर जाके देख सकते हो, cclchapter.com, वहाँ पर सर्च कर लेना अगर आपको मन करे तो कभी। ठीक है, चलो अब शुरू करते हैं क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन हमारे पास में आ रहा है। पहला क्वेश्चन क्या है कि संचार जो है कितने प्रकार का होता है। संचार के कितने प्रकार होते हैं। संचार जो है इसको जो है मुख्य रूप से जो है हम इसको मौखिक और अमौखिक दो ही तरीकों से इसको बांटते हैं। जब हम मुख से कुछ बोलकर संचार करते हैं उसको हम बोलते हैं मौखिक संचार। जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ आपसे, कई बार हम केवल संकेत करते हैं, तो मतलब बोलते ही नहीं है, तो उसको हम जो देखो आपको ऐसा एज अ टीचर डेफिनेशन रटने की जरूरत नहीं होती कभी भी। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। आपको बस अपने मतलब ये क्या है, यहाँ पे संचार के बारे में पूछा जा रहा है। संचार आपको पता होना चाहिए दो ही प्रकार का होता है, मौखिक जिसमें हम बोल सकते हैं, अमौखिक जिसमें हम बोल नहीं सकते मतलब संकेतों के माध्यम से बातचीत करते हैं। लाइक यहाँ पे जो है हमारे जीवन में अनेक भावनाएं केवल अमौखिक संचार के माध्यम से ही व्यक्त होती है। खुशी, प्रेम, दुख, डर, ऐसे एग्जाम्पल्स आप दे सकते हो। अगर आपको देखो एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है और अगर आप उसको पॉइंट्स में बना सकते हो तो बेहतरीन रहेगा, मार्क्स अटेन करना ईजी हो जाएगा आपके लिए। इसके अतिरिक्त संचार के विभिन्न प्रकारों में व्यक्तिक संचार, व्यक्तिक संचार, समूह संचार, जन संचार, ऐसे भी बहुत सारे नाम जुड़े होते हैं। खास तौर पे यही है मेन जो है। ठीक है, आगे देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है जन संचार क्या है। जन संचार के कार्यों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। जन संचार यानी कि जनता के साथ संचार। जैसे कोई मंत्री जो है भाषण दे रहा होता है, मतलब आपकी बात बहुत सारे लोगों तक पहुंच रही होती है, उसको हम बोलते हैं जन संचार। जैसे मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, मैं तो अकेला ही बना रहा हूँ, सामने कौन है मेरे, कोई भी नहीं, एक स्क्रीन है। तो वो क्या है, मुझे तो अब स्क्रीन दिख रही है, लेकिन एक्चुअल में ये मिल किसको रहा है, ये आप लोगों को मिल रहा है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स आएंगे यहाँ पे, उनकी मदद होगी यहाँ से। तो ये क्या है, ये एक जन संचार है। ठीक है, संचार का सबसे महत्वपूर्ण प्रकार होता है जन संचार। जब हम व्यक्तियों के समूह के साथ प्रत्यक्ष संवाद की अपेक्षा किसी तकनीकी या यांत्रिक माध्यम के द्वारा समाज के एक विशाल वर्ग से संवाद कायम करने का प्रयास करते हैं, उसको हम बोलते हैं जनसंचार। जैसे कि समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा, इंटरनेट, और भैया ये भूल गए हैं मोबाइल फ़ोन भी। ठीक है, क्योंकि बुक में देखो क्या होता है, हम एडवांस नहीं लिख सकते अभी के लिए, हमें लिखना पड़ता है। ठीक है, बाकी आप एग्जाम्पल ऐड कर सकते हो, मोबाइल फ़ोन जो कि आज के टाइम पे है। देखो अब उसके अलावा इन्होंने पूछा कि जनसंचार के कार्यों का काम क्या आते हैं। ये जनसंचार के माध्यम से हमें बहुत सारी घटनाओं का पता लग जाता है। मतलब ये मान लो जनसंचार आपको पता लग गया ना, रेडियो पे कुछ भी चल रहा है, टीवी पे कुछ भी चल रहा है, सिनेमा में फिल्में चल रही है, इंटरनेट में, या फिर आपके मोबाइल फ़ोन में यूट्यूब पे देखे जा रहे हो धड़ल्ले से वीडियोज़, तो वो सारे जनसंचार है। उसका क्या फ़ायदा है, उनको क्या यूज़ है उनका। एक तो जो है हमें पूरी देश दुनिया की जानकारी मिल जाती है, दूसरा यहाँ पे हमें जो है जागरूक शिक्षित करते हैं, यानी कि स्कीमें चला रही होती है सरकार, या ज्ञान बट रहा होता है बहुत सारा। आजकल तो सारा कुछ यूट्यूब पे आ गया है, और भी ज़्यादा इजी हो गया होगा आप लोगों के लिए। जनसंचार के माध्यम से मनोरंजन भी करते हैं, पायरेसी कर करके फिल्में भी देख लेते हैं। चलो कोई ना, सिनेमा हॉल में जाके भी देख लिया करो कभी। जनसंचार के माध्यम से जो है किसी देश का और समाज का जो है एजेंडा भी तैयार करते हैं। जैसे आजकल लड़ाई चली हुई है, पता है किसकी है ना, तो ये सारे मुद्दे हमको पता लग जाता है। देखो कई बार जो है ना हिंदी टाइप करते में यहाँ पे खादी गड़बड़ मिलेगी आपको, तो ऐसी गड़बड़ को आप इग्नोर कर देना, क्योंकि हिंदी है भैया और लिखनी थोड़ी मुश्किल हो जाती है, छूट जाती है कभी कभी गड़बड़ियाँ। जनसंचार माध्यमों का एक अन्य प्रमुख कार्य होता है समाचार और संस्थाओं के कामकाज पर निगरानी रखना। यानी कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहा, बड़ी गड़बड़ जिसका किसी को पता ही ना चले, तो वो अगर कुछ गड़बड़ खरीदता हुआ मिलता है तो वो पब्लिक तक चला जाता है, जिसका असर सीधा कंपनी पर होता है। जनसंचार माध्यम विभिन्न लोगों को अपने विचारों की अभिव्यक्ति के लिए मंच भी प्रदान करता है,
जिससे लोकतंत्र व्यवस्था मजबूत होती है। देखो वैसे तो आपको बताऊं लॉजिक तरीके से कि ये जो है क्वेश्चन आएगा 3 नंबर का, इससे बड़ा क्वेश्चन नहीं बनेगा। सोचो आप 5 नंबर का आ जाए, 5 नंबर का आ सकता है बट रेयरली चांस होगा वो। तो अगर आपको 5 नंबर का आता है तो 1 2 3 4 5 6 पॉइंट है, तो आपको सिर्फ 4 पॉइंट लिख देने हैं अगर 5 नंबर का आ जाता है तो। अगर अभी 3 नंबर का आया तो 2 पॉइंट लिख दो, बहुत रहेंगे, ठीक है। तो अभी देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में पूछा गया हमसे कि फीडबैक से क्या तात्पर्य, यानी कि फीडबैक किसको बोलते हैं। जैसे कि अभी मैं आपसे पूछूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आप बोलोगे नहीं सर घटिया लगी है, तो हमें मज़ा ही नहीं आया, तो वो आपकी फीडबैक होगी। आप में से कुछ बोलोगे सर क्या बात है, मज़ा ही आ गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से लिटरली सर और भी वीडियोस डाल दीजिए, तो ये क्या रहेगी, आपकी फीडबैक रहेगी। तो यहाँ पे वही चीज़ हमसे पूछ रहे हैं कि फीडबैक से आप समझते क्या हो। यह जो है एक संचार प्रक्रिया का अंतिम तत्व होता है। अंतिम तत्व मतलब मैंने वीडियो बनाई, यूट्यूब पे डाली, सारा कुछ करा, उसके बाद में आप बोलोगे कि सर ये तो कचरा है, या फिर आप बोलोगे ओ माय गॉड इट्स वेरी ब्यूटीफुल वीडियो। चलो जी, जो भी आपका मन करे, आप भी अपनी फीडबैक जरूर दे के जाना वीडियो में, ठीक है, मुझे भी थोड़ी खुशी मिलेगी। तो ये जो है आखिरी प्रोसेस होता है। संदेश को प्राप्त करने वाला व्यक्ति जब उसे समझकर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है, उसको हम बोलते हैं फीडबैक। यहाँ पे फीडबैक से जो तात्पर्य था ना वो यहीं तक खत्म हो गया। अगर ये 1 नंबर में ज़्यादातर 1 या 2 मार्क्स में पूछी जाएगी तो ज़्यादातर तो यहीं पे ख़त्म हो लेगा, ठीक है। संचार प्रतिक्रिया की सफलता, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है आई थिंक, कि सफलता में फीडबैक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। फीडबैक से यह स्पष्ट हो जाता है कि संचार सफल हुआ है या नहीं हो पाया है। यानी कि मैंने ये वीडियो डाली और आप लोगों ने कुछ नहीं बोला, मतलब अच्छी भी नहीं बोली, बुरी भी नहीं बोली, बस आए देखे चले गए, तो मुझे वो खुशी नहीं मिलेगी। जो आप लोग कमेंट करोगे, भले ही खराब कमेंट हो, भले ही बढ़िया कमेंट हो, बट वो खुशी नहीं मिल पाएगी। तो इसीलिए फीडबैक जरूरी होती है। तो इससे पता लग जाता है कि जो हम बात कहना चाह रहे हैं सामने वाले को, क्या उसको वो समझ आ रही है, क्या जो संदेश आप देना चाहते हो, जो संचार आप व्यक्त कर रहे हो वहाँ पे वो सफल हुआ है या नहीं हुआ है, वो आपको इससे पता लग जाता है। यदि सफल नहीं हो पाता तो फीडबैक के अनुसार ही संचार अपने संदेश में सुधार करता है। अगर आपको वीडियो घटिया लगी तो क्यों घटिया लगी भैया, तो वो सारी चीज़ें हम देखते हैं कि मैंने क्या कह दिया ऐसा, या फिर ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट ही नहीं थे, या फिर कुछ और गड़बड़ थी, या फिर पता लगे ये तो सिलेबस से बाहर था। बहुत सारी चीज़ें हो सकती है और उसे जो है पुनः आगे बढ़ाता है। और ऐसे ही हम थोड़ी थोड़ी गलतियां करते जाएंगे, सीखते जाएंगे, और यही ज़िंदगी चलती रहती है। और फीडबैक जो है एक अपना अहम योगदान हमको दे रहा होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पत्रकारिता के महत्व पर प्रकाश डालिए। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है आपका। पत्रकारिता के महत्व पर प्रकाश डालिए, यानी कि पत्रकारिता आप जानते हो उसका इम्पोर्टेंस कितना है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो पहला जो है अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे जो है देखो, पत्रकारिता यानी कि अखबार वगैरह, तो इनसे हमें पूरी दुनिया के बारे में पता लग जाता है कहाँ क्या चल रहा है, और ये देश विदेश की गतिविधियों के हमको जानकारी देती है। कोने कोने की जानकारी पल भर में मिल जाती है। वैसे पल भर में तो नहीं मिलती, एक दिन पर आनी मिलती है, ये बात गलत है। इंटरनेट पे जाओ, पत्रकारिता का असली मतलब वहीं पे मिलेगा तुमको। पत्रकारिता जनसामान्य को उनके कर्तव्य, कर्मनिष्ठा और अधिकारों का बोध कराती है। वर्तमान युग में पत्रकारिता जनता की आंखों की रोशनी और कानों की श्रवण शक्ति बन गई है। यानी कि आंखों से देख सकते हैं हमें, मतलब बोल सकते हो एक तरीके से कि पत्रकारिता की मदद से हमें सारा कुछ पता लग जाता है। आजकल तो वैसे सच्चाई सारी यूट्यूब पे ही बट रही है, बाकी कहीं नहीं मिलती। यह एक और जो ज्ञान विज्ञान की विभिन्न जानकारियों का आधार बनती है, और दूसरी ओर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराती है। यानी कि पत्रकारिता के मदद से जो है वहाँ पे बहुत सारे कर्मचारी बैठे होते हैं जो कि उनको लिख रहे होते हैं, उनको काम मिलता है। ऐसे ही बहुत सारे लोगों को ये काम दिए रहती है। यह युगीन समस्याओं से जन सामान्य को जोड़ती है। यानी कि पूरा प्राचीन जो दिक्कतें आ रही हैं उनको पुरानी से पुरानी बात मतलब बाहर निकल के आ जाती है इससे। पत्रकारिता समाज सुधार, राष्ट्रीय चेतना, मानव कल्याण की प्रेरणा प्रदान करती है। ये बेसिक से पॉइंट है। देखो ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन आता नहीं है, जनरली ये 2 या 3 नंबर का आता है, तो आपको 4 पॉइंट लिखने हैं, उससे ज़्यादा की जरूरत नहीं है। बेसिक से हैं, आप अपने पास से भी लिख सकते हो अगर आपको कोई और पॉइंट याद आता है, कोई ज़रूरी बात नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डायरी लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये बड़ा क्वेश्चन है और बड़ा ही आता है एग्जाम में, ठीक है, मतलब हैवी क्वेश्चन में से ये लॉन्ग क्वेश्चन। तो डायरी लिखते समय हमें क्या क्या चीज़ें याद रखनी पड़ती है। पहला तो जो है डायरी हमेशा किसी नोटबुक अथवा पिछले साल की डायरी में लिखी जानी चाहिए। अब आप बोलोगे पिछले साल की डायरी में क्यों, इसका भी एक कारण है कि यदि हम इसी साल की डायरी में लिखेंगे, तिथियां लिखी होती है डायरी के ऊपर ऐसे, जैसे आज जो है 20 तारीख है या 21, जब भी देख रहे हो जो भी है आपकी, ठीक है, 20, 3, 22,
उसमें डेट लिखी होती है, अगले पन्ने पे जाओगे 21, तो उससे क्या होगा, आपको एक बंधन सा महसूस होगा कि यार एक ही पेज भरना है मेरे को, नहीं तो अगले डेट की तारीखों में गड़बड़ आ जाएगी। तो इसीलिए जो है बोल रहे हैं कि पुरानी में लिखो। तो देखते हैं इन्होंने क्या बोला हुआ है। वर्तमान समय की डायरी तिथि अनुसार लिखेंगे तो उसमें एक दिन के लिए दी गई जगह कम या अधिक हो सकती है, कम कम ही पड़ती है, ज़्यादातर अधिक तो नहीं होती। इसे हमें भावों की अभिव्यक्ति को उसी सीमा में बांधना पड़ेगा, इसीलिए बोलते हैं पुरानी डायरी उठाओ और उसमें चिपका दो। डायरी लिखते समय स्वयं क्या करें कि आप क्या सोचते हैं और उस स्वयं को क्या कहना चाहते हैं। दिन भर की घटनाओं में से एक मुख्य घटना अथवा गतिविधि का चयन करने के बाद ही उसे शब्दबद्ध करें। मतलब पहले सोच ले आपने क्या कहना चाहते हो अपने आप से। डायरी जो है ना किसी दूसरे के लिए नहीं लिखी जाती, डायरी खुद के लिए लिखी जाती है, खुद को तसल्ली देने के लिए, शांति देने के लिए। डायरी अत्यंत निजी वस्तु होती है, प्राइवेट मटेरियल है बिल्कुल ये। इसे सदा यही मानकर लिखे कि इसको कोई नहीं पढ़ेगा आपके अलावा, यानी कि पाठक भी आपसे आप ही हैं और लेखक भी आप ही है, सब कुछ आप ही हैं। और इसकी भाषा शैली स्वाभाविक बनी रहती है, यानी कि आप जिस भाषा में लिखना चाहते हैं आपकी देसी भाषा में वही लिख लो, ठीक है। डायरी में भाषा की शुद्धता और शैली की विशेषता पर ध्यान नहीं देना चाहिए। कहीं आप सोचो भैया जी यहाँ तो हिंदी ग्रामर में गड़बड़ कर दी हमने, जो जैसा मन कर रहा है वैसा लिखो, डायरी है जैसे आप बोल रहे हो ऐसे ही लिख दो। मन के भावों को स्वाभाविक वेग में जिस रूप में भी प्रस्तुत किया जाए वही डायरी की शैली बन जाती है। डायरी समकालीन इतिहास होता है, अतः डायरी लिखते समय हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। डायरी लेखक के भावों और तत्कालीन समाज को स्पष्ट देखा जा सकता है, यानी कि उस टाइम में, आज मैं डायरी लिख रहा हूँ, आज मैं बता रहा हूँ अपनी ज़िंदगी के बारे में, डायरी अपने आप को ही कि यार आज मैंने एक फ़ोन मिला मेरे को, ये बढ़िया था, ये चलाया मैंने, इसमें ऐसे ऐसे फीचर्स थे, ज़िंदगी मस्त चल रही थी। कुछ सालों के बाद मतलब डायरी ऐसे बढ़ती जाएगी, आज मैंने ये किया, आज मैंने ये किया। तो उससे क्या होगा, मेरे मतलब बोल सकते हो कि अगर कभी भविष्य में 100 50 200 साल के बाद वो डायरी किसी के हत्थे चढ़ गई, किसी को मिल गई, तो उसको आइडिया लग जाएगा कि उस टाइम पे ज़िंदगी ऐसी जी जाती थी। तो ये इस काम भी आ जाती है कभी कभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पटकथा से क्या मतलब आपका। पटकथा की संरचना किस प्रकार से की होती है। पटकथा जो है शब्द से तात्पर्य जो है एक ऐसी कहानी से है जो पर्दे पर दिखाई जाए, छोटा अथवा बड़ा कोई भी हो सकता है, यानी कि इतना सा भी हो सकता है या फिर इतना बड़ा पर्दा भी, मतलब स्टेज पे बोल सकते हो। तो वो जो दिखाई जाएगी उसको हम पटकथा कहेंगे। कहने का मतलब है कि जो कहानी टेलीविज़न सिनेमा में दिखाए जाने के लिए लिखी जाती है उसको हम बोलते हैं पटकथा, ठीक है। मतलब बहुत सारे लोगों का एंटरटेनमेंट का जरिया होता है ये। फिल्म और दूरदर्शन की पटकथा में पात्र चरित्र, नायक प्रतिनायक, घटना स्थल, दृश्य, कहानी का क्रमिक विकास, समाधान आदि सभी कुछ होता है। बहुत सारी चीज़ें जुड़ी होती है एक कहानी के साथ में। इसमें छोटे छोटे दृश्य और असीमित घटना स्थल होते हैं। इसकी कथा प्लस बैक और फ्लैशबैक आना था आई थिंक यहाँ पे, फ्लैश फॉरवर्ड तकनीक से किसी भी प्रकार से प्रस्तुत की जा सकती है। यानी कि आप सो रहे हो, आप मतलब बहुत फिल्मों में आपने देखा होगा ना, पहले एक नॉर्मल कहानी चल रही होती है, एकदम से वो दिखाते हैं कि वो बंदा सो रहा था और सपने में सब कुछ देख रहा था, यानी कि कुछ और ही सीन चल रहा है ना, तो वो बाद में पता लगता। तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे दिखाई जाती है। फ्लैशबैक से अतीत में हो चुकी या फिर भविष्य में होने वाली घटनाओं को प्रस्तुत किया जाता है। जैसे कि अभी आया रिसेंटली एडम प्रोजेक्ट आया है, स्पेस के बारे में है, एक फ्यूचर वाला सीन है कुछ, तो वो देखोगे आपको आइडिया लगेगा। इसमें एक ही समय में अलग अलग स्थानों पर घटित घटनाओं को भी दिखाया जा सकता है। कथानक को विभिन्न दृश्यों में बदलते हुए अंत की ओर ले जाया जाता है। पटकथा लिखते समय किस किस बातों का आप ध्यान रखना पड़ेगा। मतलब वो हमने डायरी लिखी, पता लग गया डायरी लिखते समय क्या क्या। देखो इस टाइप के क्वेश्चन थोड़े ही हैं कि कुछ भी है, मतलब ये पटकथा है, कहीं डायरी हो गया, इसको लिखते समय कुछ भी है जो भी दे रहे हैं आगे, उसको लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इस टाइप के जो अगर क्वेश्चन मिल रहे हैं उनको याद कर लेना, वो काम के हैं, वो आते हैं एग्जाम्स में। तो अभी पटकथा के बारे में पूछ रहे हैं कि क्या क्या याद रखें। तो पहला है कि किसी भी दृश्य का बंटवारा करते समय यह ध्यान रखा जाए कि किस आधार पर बांट रहे हैं हम दृश्यों को। दूसरा है कि यहाँ पे प्रत्येक दृश्य के साथ उस दृश्य के घटना स्थल का उल्लेख करना भी जरूरी है। मान लो आप स्पेसशिप चला रहे हो, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आपके पास एक स्पेसशिप है इस टाइप से कि, ठीक है, और आप उसको दिखा रहे हो कि वो ज़मीन पे चल रही है, तो कोई लॉजिक नहीं है। वो स्पेस में दिखाओ, बैकग्राउंड भी तो देखो उसका, वो चांद सितारे दिख रहे हैं कि नहीं, तभी तो मज़ा आएगा। आपको पता लगे वो ज़मीन पे भगा रहे हैं उसको, तो क्या मज़ा आएगा उसमें। तो वो सारी चीज़ें बोल रहे हैं ये कि घटनास्थल का भी उल्लेख करना जरूरी होता है। प्रत्येक दृश्य के साथ होने वाली घटनाओं
के समय का संकेत भी दिया जाता है। प्रत्येक दृश्य के साथ यह सूचना देनी भी आवश्यक होती है कि वह घटना खुले में या फिर बंद स्थान पर हो रही है। पत्रों की गतिविधियों के संकेत भी प्रत्येक दृश्य के प्रारंभ में देनी चाहिए। तो ये सारे कुछ बेसिक पॉइंट है। देखो जितना याद रहे उतना कर लेना, ज़्यादा दिमाग खराब मत करना कि पॉइंट भैया 5 थे, 5 के 5 ही याद करने, 4 याद रहते 4 याद कर लो। मिनिमम 2-3 तो देखो, 1-2 तो आप ही बना लोगे अपने पास से, 1-2 याद कर लो, जो डिफिकल्ट से है थोड़े वो याद कर लो, इजी वाले बना लेना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्यालय में पुरस्कार वितरण समारोह का कार्यवर्त तैयार कीजिए। यानी कि आपको एक कार्यवर्त तैयार, ये जो है ना विद्यालय में हुआ पुरस्कार वितरण समारोह, इसको बदल के जो है कुछ भी किया जा सकता है। पुरस्कार वितरण समारोह की बजाय कर देंगे कि वहाँ पे कुछ डॉक्टर आए थे तो उनके लिए आप कार्यवर्त तैयार कीजिए, या कुछ भी हो सकता है जो भी है। तो अलग अलग टॉपिक दिए जा सकते हैं आपको, तो उस चीज़ का ध्यान रखना। कार्यवर्त किस तरीके से तैयार होता है वो देख लेना आप। तो इस तरीके से होता है कि कल, मतलब इसमें क्या होता है कि मतलब एक काम होता है कोई भी, जैसे कि आज आप स्कूल में गए, आज कोई स्पेशल डे था आपके लिए, तो आज आप कार्यवर्त नहीं लिखोगे, आप अगले दिन लिखोगे, ठीक है। तो उसमें बताओगे कि कल जो है इस तारीख को, जो भी तारीख थी, हमारा जो भी स्कूल है उसमें जो है ये वितरण समारोह हुआ। यहाँ पे वितरण समारोह की बात हो रही है ना, तो इसीलिए बात कर रहे हैं। यहाँ पे जो भी कुछ समारोह है उसका वो समारोह हुआ, यहाँ पे कोई मंत्री अतिथि कोई आया तो उसके बारे में बता देना, समारोह कब शुरू हुआ वो बता देना। उसके अलावा जो है मुख्य अतिथि आया होगा तो उसी ने शुभारंभ किया होगा, अगर उसने नहीं किया तो प्रिंसिपल ने किया होगा, या जो कोई भी है उसके बारे में बता देना। उसके बाद में आपको बताना है कि विद्यालय के प्राचार्य ने मुख्य अतिथि का औपचारिक स्वागत किया। ये तो कहने की लाइनें होती है ना, बेसिक स्वागत होता है। सर्वप्रथम 10वीं कक्षा के बच्चों द्वारा स्वागत गीत प्रस्तुत किया गया। उसके बाद 12वीं कक्षा की छात्राओं ने नृत्य किया, जिससे समारोह में उपस्थित दर्शकों का खूब मनोरंजन हुआ। उसके बाद में जो है अतिथि द्वारा विद्यालय के मेधावी छात्रों को पुरस्कार दिए गए। विद्यालय का सर्वश्रेष्ठ मेधावी छात्र का नाम प्रिंस था। जो भी हो, अगर कुछ हो, देखो आपको ये पूरी जो है ना जस्ट एक कहानी टाइप में ही बनाना होता है ना, कि कल क्या 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 हुआ उस फंक्शन में, तो वो चीज़ें हैं, ये आप इजीली बना सकते हो, इसमें कोई हार्ड चीज़ नहीं है, बट एग्जाम में ये अब पूछा जाता है। चलो ये तो थे आपके बड़े क्वेश्चन। अब बात करते हैं छोटे क्वेश्चन की, स्मॉल क्वेश्चंस। चलो जी, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, एग्जाम में पूछे जाते हैं, जरूर से याद रख लेना। ये ऊपर वाले याद ना भी रहें, छोटे वाले जरूर कर लेना, क्योंकि ये देखो ये वाले जो क्वेश्चन है ना, ये वाले ये 2-2 नंबर के आते हैं, कभी कभी 3 नंबर में भी दे दिए जाते हैं यही क्वेश्चन। तो लिखोगे ज़्यादा थोड़ी ना, इतना ही लिखना है, 3 नंबर में भी चल जाएगा, 2 नंबर में लिखो, थोड़ा बहुत छोटा कर लो, बढ़िया रहता है। 1 नंबर में तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे, बस आपको कुछ नहीं ज़्यादा देना होता। चलो पहला को यहाँ पे पूछ रहे हैं, भारत का पहला समाचार वाचक किसको माना जाता है? वो है देवर्षि नारद को, यानी कि वो क्या था वो, नारद मुनि जिसको बोलते शायद, तो वही है वो, ठीक है। मतलब बहुत प्राचीन बात है ना, तो वो वाला। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, खोजपरक पत्रकारिता क्या होती है? खोजपरक पत्रकारिता यानी कि एक ऐसी पत्रकारिता जिसमें गहराई से खोज, यहाँ पे नाम से पता लग रहा है ना, खोजबीन होनी है, तो जिसमें गहराई से खोजबीन करके उन तथ्यों और सूचना को सामने लाने की कोशिश की जाती है जिसको दबाने या फिर छुपाने की कोशिश की जा रही है। इस प्रकार की पत्रकारिता में भ्रष्टाचार, अनियमितताओं, गड़बड़ियों को सामने लाया जाता है। स्पेशल टीम लगी होती है खुफिया तरीके से। अगला है विशेषीकृत पत्रकारिता, यानी कि एक स्पेशल पत्रकारिता होती है, यानी कि एक सेक्टर बांट दिया जाता है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि पत्रकारिता को जो है विशेषता के आधार पर 7 भागों में बांटते हैं। संसदीय यानी संसद में क्या हुआ, न्यायालय के बेस पे क्या हुआ, आर्थिक या फिर खेल, विज्ञान और विकास, अपराध, फैशन, फिल्में, इनको अलग अलग। मतलब आपको अगर फिल्मों में शौक है, फिल्में देखने में मजा आता है, तो आप फिल्मी पत्रकारिता देखो, बाकी क्यों देख रहे हो। आपको खेल देखने में मजा आता है, खेल पत्रकारिता देखो, बाकी क्यों देख रहे हो। आपको विज्ञान और विकास में मजा आता है तो वो देखो। कुछ लोग होंगे जिनको न्यायालय, इसका आज मर्डर हो गया, इसने जो है पुलिस ने इसको जाके वहाँ ठोक दिया, तो इनमें मजा आता होगा, तो वो अपनी अलग पत्रकारिता देखो। अपराध वाली पत्रकारिता में चले जाओ, फैशन में मजा आता है, फैशन वाली देखो। तो इस टाइप की पत्रकारिता आजकल बहुत प्रचलित हो रखी है, तो इसको बोलते हैं विशेषीकृत पत्रकारिता। अगला है वॉचडॉग पत्रकारिता, किसको बोलते हैं? लोकतंत्र में पत्रकारिता और सामाजिक समाचार मीडिया का मुख्य दायित्व क्या होता है? सरकार जो किए जा रही है उस पर नज़र रखना और किसी भी गड़बड़ी को जनता के सामने लाना। इसी को हम बोलते हैं वॉच डॉग, यानी कि कुत्ते की तरह देखते रहो। वॉच का मतलब देखना और डॉग का मतलब कुत्ता, कुत्ते की तरह देखते रहो, घूरते रहो, बस क्या कर रहा है ये, गड़बड़ हुई भोंको, सीधा भोंको। भोंकना ही है, मतलब यहाँ पे बता देना पब्लिक को सरेआम कि इसने ऐसा ऐसा कांड कर दिया। अब लाइव, ये है तो अब ये अगर आपको नहीं पता ना, आप मतलब क्या बोले फिर आपको, है ना। लाइव से क्या मतलब है? लाइव क्या होता है?
हम वीडियो आपको जो है आपके सामने मतलब लाइव कर देंगे, उसको लाइव बोलते हैं ना, यानी कि उसका सीधा प्रसारण, जो भी मैं कर रहा हूँ वो आपको डायरेक्टली एकदम दिख रहा है, मतलब जो मैंने किया वो आपको रियल टाइम में वहां पे भी दिख रहा है, तो उसको हम बोलते हैं लाइव। भारत में जो है इंटरनेट का आरंभ कब होता है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, तो इसको याद रख लेना। भारत में जो है इंटरनेट का आरंभ हुआ था 1993 में, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स को ये लगेगा कि भैया इतनी जल्दी इंटरनेट आ गया, हम कहाँ थे, हमारा इंटरनेट तो 2015 के बाद आया था, या फिर उसके बाद 16 में जियो आई, उसके बाद ही हमको पता लगा इंटरनेट नाम की भी कोई चीज़ होती है ना। लेकिन एक्चुअल में जो है इंटरनेट ये जो है ना, कुछ स्टूडेंट्स लास्ट टाइम जो है क्वेश्चन आया हुआ था और उसमें स्टूडेंट बोल रहा था कि सर ये जो है ना 1993 नहीं है, ये जो है आपने गड़बड़ कर दिया है, इसके बाद से हुआ था, कुछ सोचेंगे पहले हुआ था। देखो एक्चुअल में ये चीज़ ध्यान रखना, भारत में जो है इंटरनेट का शुरुआत हुई थी, यहाँ पे 1G आया था, 1G पहली जनरेशन का इंटरनेट, जो इतना तेज था, इतना तेज था कि आप गूगल सर्च भी नहीं कर सकते, बस ठीक है, समझ लो बस कितना तेज था वो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पत्रकारिता लेखन की सबसे जानी मानी शैली कौन सी है, वो है उल्टा पिरामिड शैली, यानी कि वो किस तरीके से होती है, उसमें पहले जो है काम की बातें लिखी होती है, मेन जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो शुरुआत में, उसके बाद थोड़ा सा कम काम का, उसके बाद कचरा भर दिया जाता है, उसको बोलते हैं उल्टा पिरामिड शैली। बाकी उल्टा पिरामिड शैली याद रख लेना, पढ़ भी लेना है, उल्टा पिरामिड शैली। फीचर किसको कहते हैं, फीचर कर देना मतलब हाईलाइट कर देना एक तरीके से, उसको फीचर बोलते हैं। देखो समझते हैं, किसी सुव्यवस्थित सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन को फीचर कहते हैं। इसके माध्यम से सूचनाओं के साथ साथ मनोरंजन पर भी ध्यान दिया जाता है। देखो एक्चुअल में जो है यहाँ पे कुछ मतलब समझ नहीं आया होगा, आपने गूगल में सर्च करा कुछ भी फलाना ढिमक्का, आपको कभी गौर किया है आपने, एक अलग सा एक ऊपर बॉक्स मिलता है, जैसे कि आपका ये डिवाइस है, यहाँ पे आपने गूगल सर्च का होता है पैनल आपका है ना, यहाँ पे जो भी लिखा आपने, उसके बाद में एक बॉक्स मिलता है, उसके नीचे से फिर जो है ऐसे नॉर्मल जो है सर्च चीज़ लिखी हुई होती हैं, ऐसे कि बहुत सारे आर्टिकल्स के टाइटल्स, तो ऊपर एक बक्सा सा मिलता है अलग से, उसको हम बोलते हैं फीचर, यानी कि वो स्पेशली अच्छा है वो सब बाकियों से, तो इसीलिए उसको ऊपर दिखाया जाता है अलग से, उसको हम जीरो पोस्ट बोलते हैं वैसे तो। भारत में जो है पहला छापा खाना कहाँ पर और कब खुला था, पहला छापा खाना गोवा में 1556 में खुल गया था। आप उस टाइम पैदा नहीं हुए थे, मैं भी नहीं हुआ था, बहुत पुरानी बात है ये। एन फ्रैंक की डायरी, एन फ्रैंक बोल रहा हूँ, की डायरी छपी छपी डायरी जो है किन वर्षों के मध्य लिखी गई थी, यानी कि वो पूछ रहे हैं कि वो जो डायरी थी ना एन फ्रैंक की डायरी, जो किटी नाम से थी आई थिंक, तो वो डायरी जो है कब लिखी गई थी, वो लिखी गई थी 1942 से 44 के बीच में। उसमें युद्ध के बारे में जिक्र किया गया था कि जब लड़ाई चल रही थी देशों के बीच में, विश्व युद्ध चल रहा था, तो उस टाइम के लोगों के बीच के क्या हाल थे, जनता का बुरा हाल हो रहा था, शिविरों में खस्ता हालत थी, वो छिप गए थे वो दाम में, तो वो सारी कहानी है, आप पढ़ते आ रहे हो, इतना लंबा अरसा हो गया, कभी हिंदी में दे देते हैं, कभी इंग्लिश में दे देते हैं, भैया याद रखना ये मशहूर डायरी है इसीलिए देनी पड़ती है उनको भी। तो ये थे कुछ क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि देखो एक्चुअल में हमारे पास में ज़्यादा पेपर्स थे नहीं 11th क्लास के हिंदी के। अगर आपके पास पेपर है, आपको आपका पेपर हो जाता है और वीडियो देखी है, तो प्लीज़ एक काम कर सकते हो आप, यहाँ पे जो है आपको CCL chapter @gmail.com यहाँ पे आप भेज देना प्लीज़, कोशिश अगर आपसे हो पाए 11th क्लास के, क्योंकि देखो एक्चुअल में 10th और 12th के जो है हमको मिल जाते हैं पेपर बोर्ड की साइड से, ठीक है, मतलब नेट पे अपलोड हो जाते हैं, बट क्या होता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को 11th के चाहिए होते हैं, अभी आपको भी चाहिए पेपर, आप भी ट्राई करोगे, 9th वाले स्टूडेंट इनको बहुत दिक्कत आती है क्योंकि गवर्नमेंट इसको अपलोड नहीं करके देती, तो आप जो है आपका जो पेपर होता है अलग अलग स्कूलों में बहुत बार अलग अलग भी ले लिया जाता है, तो अगर आपका पेपर होता है तो आप हमारे पास भेज देना CCL chapter @gmail.com, यहाँ पे भेज देना, हम जो है आपको मतलब आने वाले स्टूडेंट्स जो है उनकी मदद हो जाएगी इस तरीके से। तो बाकी जो है वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक वाइक कर देना, मन करे तो, बाकी सब्सक्राइब करने में भी मन करे तो कर लेना। मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 6 से लेके, वैसे आप 11th में 11th और 12th करने वाले हैं, सीधी बात है, वैसे तो 6 से लेके 12th तक सारी किताबें करवा रहे हैं और टाइम लगता है, धीरे धीरे करा रहे हैं हम भी अपना। तो यही कुछ जानकारी थी जो लास्ट में आपको देनी थी। चलो बाय बाय, मिलते हैं एक नई वीडियो के अंदर।